नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज फिर दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। शेयर बाजार के बुरे हाल हैं। वित्त मंत्री का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में लगने वाले टैक्स पर विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो चांदी को लेकर आ रही है और चीन से आ रही है। क्या है वो पूरी खबर और क्या है उसके मायने, ये समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या खबर है ये चाइना से जो आ रही है कि लगातार चाइना बड़ी तेजी से चांदी खरीद रहा है और चांदी इकट्ठी कर रहा है? आखिर क्या है पूरा माजरा? देखिए, चीन में ना चाइन सिल्वर का बहुत जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि आप इंडस्ट्री अगर देखें तो सब वहीं हो रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो जो है जबरदस्त ढंग से चाइना में हो रहा है। क्योंकि सोलर पैनल देख लीजिए आप, है ना, और बाकी चीज भी है, ईवी देख लीजिए। तो वो सब क्रांति वहीं हो रहा है। अगर इस समय प्रोडक्शन कहीं सबसे ज्यादा तेज है, आप कहें कि पूरे दुनिया का जो है आधा काम वहीं पे हो रहा है इस वक्त। तो उसके लिए डिमांड है, तो सिल्वर स्वाभाविक सी बात है कि सिल्वर का डिमांड बनाता है। और बीच में सिल्वर का रेट भाग भी गया था, तो वहां एक दिक्कत भी हुई थी कि उस रेट के भाग जाने के कारण चीजें महंगी होने लगी थी। जिसमें बात आया था कि सोलर पैनल में दूसरा टेक्नोलॉजी इजाद किया जाएगा, क्योंकि जो 7-7% जो लगना था सोलर पैनल में, वो बढ़कर 28% के आसपास चला गया था। तो वो सब कई सारी बातें हुई थी। उसके बाद से दूसरा क्या हो गया कि जो डाटा सेंटर बन रहा है अभी, की सबसे बड़ी बात है कि जो एआई जिस तरीके से क्रांति कर रहा है, तो एआई के लिए डाटा सेंटर चाहिए। और डाटा सेंटर के लिए जो है एनर्जी बहुत जबरदस्त जरूरत है। तो इस समय जो चाइना के पास एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। और 2030 तक भी उसका प्लान है उस एनर्जी को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देने के लिए। अभी अमेरिका के बराबर में है, लेकिन 2030 तक में जाते जाते वो अमेरिका से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। और डाटा सेंटर के लिए अमेरिका के पास सेचुरेशन है उस तरीके से है नहीं। तो डाटा सेंटर आएगा। तो डाटा सेंटर के लिए सिल्वर की जरूरत पड़ती है, जो है प्रचुर मात्रा में। तो वो जो डाटा सेंटर बन रहा है उसका बड़े पैमाने पे जो उसका प्लान होगा, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचने लगा है। और लेकिन सिल्वर में देखिएगा कि चाइना का जैसा देख रहे थे हम लोग, बीच में सिल्वर उसके पास जो है कोई 2000 मीट्रिक टन के आसपास था उसके एक्सचेंज में, जो घटकर 500 मीट्रिक टन के आसपास हो गया था। क्योंकि जो सप्लाई हो रहा था और डिमांड बहुत ज्यादा था, तो बहुत तेज हो गया। उसके बाद से इधर हम देख रहे हैं कि चाइना में खरीदारी तेज है सिल्वर की। क्योंकि और जो बाहर से मंगा रहा है, जैसा कि हमने देखा था कि मार्च वाले महीने में, फरवरी महीने में उसने पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा मंगाया, 3 गुना ज्यादा सिल्वर मंगाया। साथ में उसके एक्सचेंज में जो है वो सिल्वर बड़ी प्रचुर मात्रा में जमा हो रहा है। उसका सिल्वर जो है अभी 500 मीट्रिक टन के आसपास चला गया था, और 2 महीने के अंदर वो लगभग 1200 मीट्रिक टन सिल्वर उसके एक्सचेंज में आ गया है। तो उसमें क्या है कि रेट का गैप है, जो $10 का जो गैप आता है उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है, जो अमेरिका का सिल्वर है और वहां के सिल्वर के बीच में फर्क है, काफी ह्यूज फर्क है। तो ये होता है कि अमेरिकन वाले जो देखिए बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जिधर मिलेगा उधर बेच देंगे, तो वो चाइना को बेच देता है। तो यहाँ यहाँ जो है खरीदा वहां बेचा। तो इस तरीके से उसको जो है एक ही दिन के अंदर जो है अच्छा खासा फर्क हो रहा है। अब मान लीजिए कि $75 का है और उसमें $10 है, मान लीजिए टैक्स वैक्स लेके $7 भी रख लीजिए, तो 10% का फायदा तो आपको तुरंत है, इंस्टेंट है कि न्यूयॉर्क में खरीदो और वहां बेच दो, लंदन में खरीदो और वहां बेच दो। तो वो प्रॉफिट के चक्कर में जो है चाइना प्रचुर मात्रा में सिल्वर जमा कर रहा है। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो डाटा सेंटर और तमाम चीजें, क्योंकि वो फ्यूचर को आगे देखता है। जैसे रेयर अर्थ में उसने कब्जा किया, जब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले रेयर अर्थ पे जब वहां धड़कन हो रहा था, तभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज रेयर अर्थ में आप चाइना के बगैर कुछ नहीं हो, आपका सारा डिफेंस सिस्टम को वो स्टॉप कर देगा अगर वो देना बंद कर दिया तो उसी तरीके से वो सिल्वर पे धीरे धीरे, जो अब मुझे जो समझ में आ रहा है चाइना की स्ट्रेटजी को देखते हुए, जो उसका पहले भी रहा था, जिस तरीके से कि वो पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में हो जाएगा। देखिए एआई डाटा सेंटर उसके पास एक तरीके से हो जाएगा। आप जैसे देख रहे होंगे मीडिया वाले भी जो बोल रहे हैं, इंटरव्यू उनका चलता रहता है कि सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स जो है वो चाइना के पास है। 90% वर्ल्ड का जो बेस्ट कॉलेज है टेक्नोलॉजी का, वो वहाँ है। 90% बेस्ट टेक्नोक्रेट चाइना में पैदा हो रहा है। और जो डाटा सेंटर तमाम चीजों को लेकर उसका विजन काफी जबरदस्त है, और उसके जरिए वो खरीदारी कर रहा है। सर, लेकिन जितनी तेजी से, यानी 2 महीने में उसने 1200 टन इकट्ठा किया है, यानी कि फ्यूचर को वो ज्यादा फोर्स ही कर पा रहा है जो दुनिया के बाकी देश नहीं देख पा रहे हैं अभी। और चाइना उसे देखकर, और रेयर अर्थ का तो आपने बढ़िया उदाहरण दिया ही है कि किस तरीके से उसने तब देख लिया था उसके बारे में जब किसी ने सोचा भी नहीं था।
हाँ वो तो समेट लेगा ना। देखिए $10 का फर्क है। देखिए बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन वो थोड़ा ना देखता है। मान लीजिए अमेरिका का बिजनेसमैन है, तो वो अमेरिका थोड़ा ना देखता है, या उसके दिमाग में भी नहीं आता। उसको तो दिमाग में ही आता है कि 10% का हाँ। तुरंत इंस्टेंट प्रॉफिट है। कोई भी चीज मान लीजिए, अगर हम 10 लाख रुपया लगा रहे हैं और हम यहाँ से जगह चाइना में बेच रहे हैं, और हमको 10 लाख में जो है 10%, 1 लाख रुपया इंस्टेंट हमको फायदा हो जा रहा है हम्म। उसी दिन, तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी जो है वो उस तरफ जाएगा। वो तो बिजनेसमैन है, और चाइना इस चीज का बखूबी फायदा उठा रहा है और वो समेट रहा है। वो उसका स्ट्रेटजी होता है कि पहले माल समेटो, जैसे होता है ना जो फिल्मों में जो दिखाया जाता था, या। जो है पुराने फिल्मों में जो मुंशी जो रहते थे, माल समेट के घर में रख लिया, गेहूं चावल ये, या जो काला बाजारी जो करता था, तो गेहूं रख लिया, दाम बढ़ गया तो फिर बेचने लगा। हम्म। उसी तरीके से वो सिल्वर जमा कर रहा है। सिल्वर का काला बाजारी करेगा एक दिन आकर, पूरे उसमें वर्ल्ड में रूल तो करेगा ही करेगा, तो तय है। और 10 साल के बाद वो अमेरिका से ज्यादा बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा। तो वो सब रूरल वाला इंस्टिंक्ट है उसका, और रूरल वाला बिहेवियर कर रहा है वो। और इसी कारण शायद वो उठा भी रहा है पूरी दुनिया भर की चांदी। एक और चीज उत्पल जी, चाइना को लेकर ही कि हम लोग जो है इस समय परेशान है कि भारतीय रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, और इस समय कहा यह जा रहा है कि भारत की मुद्रा जो है, भारतीय रुपया, वो डॉलर के मुकाबले 80 साल का सबसे खराब, सबसे निचले स्तर पर है, सबसे कमजोर स्थिति में है। और चाइना की करेंसी की अगर हम बात करें, युआन की, तो वो पिछले 30 सालों में डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत स्थिति में है। तो इतना कंट्रास्ट भारत और चाइना दोनों के करेंसी को लेकर कि हम अपने एकदम खराब दौर में और वो अपने सबसे मजबूत दौर में। देखिए दो तीन बातें हैं। जैसे हम जो फिसले हैं अभी 5% के आसपास फिसले हैं, तो जो टाइम पीरियड लिया जा रहा होगा कि उस टाइम पीरियड में सबसे तेज गिरे हैं, हम्म। इसलिए उसको बोला जा रहा होगा कि ये पॉइंट है। और चाइना का इसलिए मजबूत बोला जा रहा होगा, चाइना का भी गिरा है डॉलर की तुलना में, लेकिन 0.60% के आसपास गिरा है, 1% से भी कम गिरा है। हम जो है 5% से ज्यादा गिरे हैं। तो उस तरीके से मतलब अगर चाइना जितना गिरा है उससे हम 8 गुना ज्यादा गिरे हैं। हम्म। आप उसको अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए उसमें यहाँ कहानी क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा फर्क है। हम जो माल भेजते हैं और जो मंगाते हैं उसमें ह्यूज गैप है। मंगाते हम ज्यादा है, भेजते कम है। तो वो गैप, और वो गैप भरा नहीं है। वो गैप जितने सालों से चल रहा है, मतलब 20-30 साल से अभी भी वही हाँ, जो वो है बढ़ता उसी ही जा तरीके रहा है से। टाइम के साथ, भरना तो हाँ, दूर की बात है। वो वो हाँ। वो उस पे काम नहीं हुआ है, और उस पे कुछ, तो वो गैप बना हुआ है, नंबर एक। दूसरा क्या होता है कि जो सामान हम तेल और गोल्ड को हटा देते हैं, पहले हम जो सामान बेच रहे हैं और सामान मंगा रहे हैं उसी में गैप है। दूसरा इस गैप को और गहरा कर देता है तेल, हम्म। क्योंकि तेल हमारे पास है नहीं। 85% से 90% तेल हम बाहर से मंगाते हैं। साथ में जो गोल्ड के प्रति जो एफेक्शन है लोगों का, अब हम्म। तो सिल्वर के प्रति भी हो गया। पहले सिल्वर को नहीं पूछते थे, अब सिल्वर के प्रति भी एफेक्शन आ गया। क्योंकि ये देखा गया कि 1 लाख करोड़ के आसपास का सिल्वर मंगाया गया था, 7 लाख करोड़ के आसपास का जो है गोल्ड मंगाया गया, 13 लाख करोड़ के आसपास का हम तेल मंगाते हैं। तो ये 21 लाख करोड़, तो ये सामने आपका है। तेल हो गया डबल, तो 12 लाख हो गया, 24 लाख करोड़। हम्म। गोल्ड हो गया 1.5 गुना, तो 7 लाख करोड़ हो गया, 10 लाख करोड़। सिल्वर हो गया 3 गुना, तो 1 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख करोड़। तो आपका जो है 24 और 10, 34 और 37 लाख करोड़ हो गया, जहां 28 था। तो 16 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन हुआ। तो जिसके कारण गोल्ड सिल्वर को लेकर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर आई, तो उससे क्या होगा कि रुपया कमजोर हो गया। हम्म। रुपया उस तुलना में कमजोर हो गया कि देखिए चाइना के पास क्या है कि चाइना सामान ज्यादा भेजता है, मंगाता कम है। तो उसके पास जो है, और हम ज्यादा मंगाते हैं, भेजते कम है। तो इस गैप को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक मुश्किल होगा। तो ये नुकसान कर दिया। दूसरा क्या हो गया कि हमारे पास एफडीआई उस तरीके से नहीं आया। हालांकि एफडीआई आया है हम्म। फरवरी मार्च अप्रैल में, लेकिन जिस तुलना में आना चाहिए उस तुलना में नहीं आया। और दूसरी बात की एफआईज भी जो है हमारे यहाँ से पैसा बेच बेच कर भागे हैं। तो जैसे कि हमारा रुपया काफी सस्ता हो गया एक तरीके से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब सस्ता हो जाता है कि अगर वो $1 लगा रहा है तो यहाँ 95 96 के आसपास हो रहा है, पहले अगर 80 के आसपास हो रहा था, तो उसको कम पैसे में वो ज्यादा चीज यहाँ कर सकता है। तो ऐसे में एफडीआई को आना चाहिए जमकर। तो वो नहीं आया है, तो वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में क्या ऐसा करे कि एफडीआई आए। क्योंकि यहाँ पे एक बात तो देखी जा रही है कि चाइना के बाद जो है अब लेबर और तमाम चीजों के मामले में भारत है। हालांकि भारत को जो कंपटीशन इस समय मिल रहा है, देखिए हम पहले चाइना के साथ compete कर रहे थे एक जमाने में,
अब हम चाइना से compete नहीं कर रहे हैं, चाइना अब आगे चला गया, चाइना अब अमेरिका से compete कर रहा है। हम जो compete कर रहे हैं, हमें जो है अभी कोरिया जो हम्म। है, कोरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है, वियतनाम जो है, इंडोनेशिया, ये कंट्री जो है, इवन थाईलैंड भी, थाईलैंड में भी जो है वो चीजें बढ़ने लगी हैं। तो ये कंट्री आपको जो है एक चैलेंज देगा, और खासकर वियतनाम जिस तरीके से करने लगा है वहां पे, तो वो एक बड़ा चीज है। और वियतनाम में ये भी कहा जाता है कि जो चाइनीज कंपनियां हैं उन्हीं का पकड़ है। हम्म। चाइना ने क्या किया, साउथ ग्लोबल में पूरी तरीके से कर लिया है कब्जा, सस्ता लेबर के चक्कर में। तो अगर आप वियतनाम और इंडोनेशिया को देखिएगा तो वो चाइनीज कंपनी है। तो चाइनीज कंपनी ज्यादा बेहतर है हमारी कंपनियों की तुलना में, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो और हमारे पास लेबर सस्ता है, तो वहां भी लेबर सस्ता है। इन कंट्री में जो साउथ ग्लोबल है वहां भी लेबर सस्ता है। तो ये सब मिलाकर जो है वो प्रेशर हमारे लिए होगा। तो अब हमें compete जो करना पड़ेगा, इन तमाम देशों से करना पड़ेगा कि, और इसको हम किस तरीके से मीट करें, ये बड़ी कहानी है। यानी चाइना से जो हम compete किया करते थे अब तो वो सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि चाइना इतना आगे निकल गया है। और वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जो छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ अब मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं हम। ये तो स्थिति बड़ी चाइना के गंभीर। साथ तो कोई कंपेयर है ही नहीं, चाइना के साथ जो है, जो कंपेयर था। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना में कि इस गवर्नमेंट ने या उस गवर्नमेंट ने, जो हाँ। भी हुआ है कि 1980 से ही कहानी शुरू हो जाती है। हाँ। कि 1980 से लेकर जिस तरीके से चाइना डेवलप कर रहा था, हम्म। और हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो हम्म। अब तक नहीं हुआ। 45 साल हमको इस गवर्नमेंट के बारे में नहीं कर रहे हैं कि आपने उस चीज को इनकैश किया ही नहीं किया। हालांकि उसमें रोल अमेरिका का भी था, कि हम्म। अमेरिका ने वहां सस्ते लेबर के चक्कर में चाइना में अपना लगाया, तमाम चीज किया, तो जो भी किया, लेकिन वो जो इनकैश करना था हमारे पास, जो सस्ता लेबर था, वो सस्ता लेबर खत्म हो गया। बल्कि सस्ता लेबर को जो है फ्री बीज दे दे के, और जो है हम्म। खत्म किए जा रहे हैं। सब दारू पी के जो है टल्ली रहते हैं, फ्री बीज का पैसा मिलता है, मार पिटाई करते हैं, घर में दारू पीते हैं, काम वाम करते नहीं है। उसकी पत्नियां जाके काम करती हैं, जो हम्म। है घरों में काम करती है, या खेतों में जाकर जो है धान वान काटती है, उस टाइप से है। तो मेन था, वो फ्री बीज के चक्कर में वो भी पंगु होता जा रहा है। वो भी एक जो है गवर्नमेंट का, इसमें फ्री बीज तो सब दे रहे हैं। तो हम्म। ये जो है बहुत बड़ा ये है, चूंकि वो एक बोर्ड के चक्कर में पूरे देश के सिस्टम में जो है डैमेज लग रहा है, डेंट लग रहा है। एक उत्पल जी, चिंता की बात यह है कि ताइवान छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश से 1/10वां हिस्सा भी वहां पर आबादी नहीं है। और वहां की जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट से वैल्यू के स्तर में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यू है $4.95 ट्रिलियन। भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू है $4.92 ट्रिलियन। तो एआई और तमाम चीजों ने जो कमाल किया है वो साफ दिखाई दे रहा है वहां के बाजारों में। बिल्कुल। ऐसा है कि जो ताइवान का जो मार्केट है, जो शेयर बाजार की तुलना में अगर हम देखें, तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट है उसमें हम सबसे पीछे रह गए हैं। हम जो मतलब अगर आप देखें कि 24 सितंबर को जो बना था, 2024 को जो 26 सितंबर के दिन ऑल टाइम जो हाई बना था, वहां से हम अभी काफी नीचे हैं, 1.5-2 साल होने को चला। बाकी इस बीच जो इमर्जिंग मार्केट बहुत तेज भागा, और खासकर जो इसमें जो भागा, जैसे ताइवान भागा, साउथ कोरिया भागा, ये तमाम कंट्री जो है बहुत तेज भागे। इवन जो है बाकी जो है आपका थाईलैंड वायलैंड भी भागने लगा, ब्राजील भागने लगा, हम्म। ब्राजील तेज भागने लगा। तो ये वो भाग रहे हैं, नो डाउट। देखिए ताइवान में सबसे बड़ी बात है कि जो उसका एआई चिप जो बनता है, हाँ। उसमें वो क्रांति कर दिया है उसने, और उसका कोई तोड़ नहीं है। तो चिप के कारण वहां बल्ले बल्ले है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम में इसने कमाल कर दिया है कोरिया में। जो हम्म। सैमसंग का जो प्रॉफिट आया, वो अद्भुत प्रॉफिट आया। तो ये जो कंपनियां जो क्रांति की है ना, इस तरह का कोई हमारे यहाँ कंपनी बना ही नहीं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बना कि जो है हम भी कुछ कर सके। ऐसा जो चीज है उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ताइवान में देखिए, आज ताइवान जो है लगभग 60%, 70% चिप्स सप्लाई करता है। हाँ। जैसे रेयर रेयर अर्थ में चाइना का कब्जा है, उसी तरीके से चिप्स में ताइवान का कब्जा है। हम्म। अब वो ताइवान जो है उसने क्रांति कर दिया पूरी तरीके से। या आप इसको देखें, क्या कहते हैं, पहले हम लोग जानते थे जो है जापान, सोनी ओनी जानते थे। आज आप देखिए, जापान की गाड़ी में जाते थे, अब टोयोटा और के आगे टोयोटा ही है एक जापान में बचा हुआ, आप ढंग से कहें तो। होंडा भी जो है धीरे धीरे वही हो रहा है, नीचे ही जा रहा है।
अब कोरिया को देखिए, कोरिया कितना जबरदस्त क्रांति कर दिया, गाड़ियों में क्रांति कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति कर दिया। जो पहले सोनी होता था आज वो सैमसंग हो गया। तो ये चीजें हो गई। तो ये जो क्रांति जो हुआ है, ये हमारे यहाँ ऐसा कोई इंडस्ट्री किया भी नहीं। कर क्या रहा है इंडस्ट्री, सब ये भी नहीं समझ में आ रहा है जो है। तो ये सब चिंता की बात है। तो इसमें टोटल जो है, टोटल जो हमारा जो सोच है, हमारा जो पूरा इंफ्रा सोच है, उसी में कहीं ना कहीं बड़ा ठोस है। और जो हमें लग रहा है कि इसमें हम पिछड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, हमें जो बचा रहा है सिर्फ पॉपुलेशन बचा रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए। और इस चीज को शायद मोदी जी अच्छी तरीके से भांप गए हैं, क्योंकि पहले पॉपुलेशन को लेकर जो है तमाम मुहिम चल रहा था कि ज्यादा नहीं जनसंख्या करनी चाहिए। अब उस पे देखिएगा कि नर्म पड़ गए, क्योंकि ये जो कंजम्पशन जो है इतने पेटों का, कि वो आपका घरेलू उद्योग से ही चीजें चल जा रहा है। तो यहाँ अब इकोनॉमी में जैसे रिसेशन की जो बात होती है कि रिसेशन हर जगह आएगा, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से रिसेशन नहीं आएगा। हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आएगा, हमारे यहाँ स्लो डाउन रहेगा। अगर दुनिया में रिसेशन होगा तो, क्योंकि इतने पेट हैं और इतना खाते हैं। हाँ, और उनको दूसरी खाने बात के तो लिए देखिए, चाहिए। हाँ, खाने के लिए। और दूसरी बात होता है कि रिसेशन से जब नौकरियां चली जाती है ना, तो ये सर्वे आया है कि नौकरियां जाने के बाद जो लोग घरों में रहते हैं ना, वो ज्यादा खाना खाते हैं। उसके खाने की संख्या बढ़ जाती है। वो अगर 200 ग्राम पहले खाता था तो 250 ग्राम खाने लगता है। तो वो भी कंजम्पशन को बढ़ा देगा। ये सब चीजें हैं। तो वही है कहानी। तो उत्पल जी, 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आज फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए 2 रुपए। तो ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं अभी लग रहा है कि ब्रेक लगेगा, या अभी ये किस्तें ऐसी ही जारी रहेंगी, बढ़ता रहेगा? देखिए, इसमें मेरा तो व्यू बिल्कुल क्लियर है इसमें कि भाई दाम तो बढ़ेगा। और दाम को आप उसमें कुछ कर नहीं सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका में भी 50% के आसपास बढ़ गया है, हर जगह बढ़ गया है। सिर्फ चाइना को आप छोड़े, चाइना थोड़ा सा काबू में रखा है उसने, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है और तेल वेल पहले से रखा हुआ था, सस्ता उस्ता था जो भी था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का क्राइसिस देखा जा रहा है। जैसे आप यूरोप देखेंगे, यूरोप में बहुत ही हालत खराब है। फ्रांस की हालत खराब हो गई है, जर्मनी जो है उसमें भी तनाव आ गया है, यूके हालत खराब है, इटली जहां मोदी जी भी घूम के आए हैं, तो वहां भी जो है जबरदस्त हालत खराब है। तो ये कुल मिलाकर तेल वाला जो संकट आया है, इसमें कोई कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब अब जो भी है अपोजिशन उसको मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा, नो डाउट है। उसका काम है, उसको बनाना भी चाहिए, क्योंकि आवाज उठती रहनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई गवर्नमेंट, दुनिया का कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। और आपके पास है नहीं और आपको महंगा मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो मानना है कि देखिए, सरकार यहीं पे गड़बड़ करती है। सरकार जो है, जो डरती है और छुप छुप के जो करती है, दस हाँ, दस रुपया 55 पैसा बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपको किस्तों में गाली मिलेगा। हाँ। वो आपको एक बार 3 रुपया सुनने से बढ़ाए, डरती है। हाँ। हाँ, जो बकरा किस्तों में है, तो गाली किस्तों में मिलेगा। आप बढ़ाओ एक बार में। देखिए, 25 रुपया से 28 रुपया का फर्क है हम्म। दोनों के बीच में। अब ये फर्क गैप होगा। अब उसमें जैसे अपोजिशन मुद्दा बना रहा है कि जो तेल सस्ता जब मिलता था हाँ। तो आप देते नहीं थे। तो उसमें तो उसमें जो तेल जो सस्ता मिलता था 65 के आसपास जो है, तो उसमें थोड़ा सा पैसा बच रहा था, बहुत जबरदस्त नहीं बच रहा था। मतलब 10 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया टाइप से बच रहा था। तो उससे ज्यादा नहीं बचता था, मतलब कंपनी को। और इस समय क्या है कि इस समय 28-30 रुपया आपको एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है, 30-32 रुपये, मतलब बर्डन है। तो अगर वो जो 8 रुपया प्रॉफिट था, मान लीजिए आपको 8 रुपया प्रॉफिट एक साल का रहा था, तो उसको मान लीजिए आप मैनेज कर सकते हैं। और बंगाल चुनाव के चक्कर में किया ही मैनेज उसने। तो ये कुल मिला के 10 रुपये का वो है, आप उसमें से कम कर सकते हैं। बाकी आपको जो है 15-20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा लेकिन उत्पल अगर जी, तेल अभी लेकिन अभी जो एक खबर आई जिसमें ये कहा गया, तेल कंपनियों की जो रिपोर्ट थी फाइनेंशियल स्थिति की, कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी करीब करीब 19,500 करोड़ का प्रॉफिट रहा है तेल कंपनियों को। तो यानी जब युद्ध चल रहा था उस वाले क्वार्टर में भी प्रॉफिट में तो रहे हैं, उसके बाद तो केवल अप्रैल का महीना गुजरा है, ये मई तेल मई से तेल ना, क्वार्टर। तेल फ्यूचर में खरीदते हैं ना। हाँ, तेल फ्यूचर में खरीदा जाता है, तो तेल आप फ्यूचर में ले लिया आपने। हाँ, रेट रेट जब बढ़ना शुरू किया मार्च के बाद से, जैसे अप्रैल का फ्यूचर जो है वो बढ़ गया, मई का बढ़ गया, जून का। अभी हाँ, जो जो आप देखते हैं, जो ब्रेंट में देखते हैं, WTI में जो देखते हैं, हाँ, वो फ्यूचर का है प्राइस। हाँ, अभी जून का चल रहा है, जून जुलाई का चल रहा है। हाँ। तो जून जुलाई का आप माल खरीद रहे हैं उस रेट में।
अब क्या हुआ कि तेल तो ये आ रहा था, तो तेल संकट हुआ कहाँ? तेल संकट हो गया कि अब फ्यूचर में आ रहा था, आपका तेल उसी तरीके से हर महीने आता रहता, फंस गया हॉर्मुज, हॉर्मुज बंद हो गया, तो हॉर्मुज से जो तेल आता था आपका, जो टैंकर 170 टैंकर जो फंसे वहां पे, वो तेल फंस गया, तो उस तेल का क्राइसिस हो गया। वो तो फ्यूचर का तेल था, फ्यूचर में खरीद के आने वाला था, तो आपको अब स्पॉट पे तेल खरीदना था। तो स्पॉट पे जो तेल था वो कौन बेचता? रसिया बेचने लगा, है ना, ओमान बेचने लगा। तो ये स्पॉट पे इसने रेट बढ़ा दिया। तो रेट जो बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि जनवरी फरवरी तक में तो, फरवरी में तो लड़ाई शुरू ही हुई मार्च में, तो मार्च फरवरी तक एंड तो में। मार्च तक तो निपट गया मामला। मार्च में जो है आता गया, उसमें चलता गया, इधर उधर से हो गया, मैनेज हो गया, क्योंकि आपके पास पड़ा भी रहता है, आपके पास कैपेसिटी भी रहता है, 50-60 दिन का बफर रखते हो आप, तो वो मैनेज हो गया। लेकिन जो क्या हुआ कि अप्रैल से रंग दिखाने लगा तेल ने, और जो है मार्च के बाद भी जो आप खरीदारी किए वो फिजिकल में खरीदारी करने लगे, तभी तो समझ में नहीं आया। तो फिजिकल में जो खरीदारी, जो स्पॉट पे जो खरीदारी होने लगा $156 पे, जो ओमान ने बेचा 156 पे, और रसिया बेचने लगा 105 पे, 106 पे उड़ल, जो पहले 60-62 पे बेचता था, तो जमकर जो बेचने लगा, तो वो रेट भागा। तो कंपनी को जो फायदा हुआ है वो उस क्वार्टर में हुआ है जिसमें कि उसने काटा है। इस वाले क्वार्टर में उस तरह से फायदा नहीं होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब उसमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या रहता है, तो ये चीज है। तो चलिए एक आखिरी सवाल। कल वित्त मंत्री ने मुंबई में कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि एफआईआई लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय मार्केट वायबल नहीं लगती। तो क्या टैक्सेस पर, कैपिटल गेन टैक्सेस पर भी सरकार कुछ सोच रही है? तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बातचीत करने को यानी खुले दिल से बातचीत जो भी होगी वो होगा। तो क्या सरकार के रुख में सरकार को कोई गलती अपनी महसूस हो रही है कि 2 साल पहले जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए गए थे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, वो भी एक कारण रहा कि एफआईआई यहां से भागे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अमेरिका के बॉन्ड में पैसा लगाना और वहां पर बिना कुछ किए भी जो उन्हें रिटर्न मिलता है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्पत की भारत के बाजार में वो पैसा लगाएं। करेंसी लगातार गिर रही है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, ऊपर से ये सब टैक्स जो है वो सब देकर उनका उतना भी नहीं कमा पाते जितना वहां बॉन्ड में लगाकर और सो जाने पर भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आप जो ले रहे हैं एफआई से, जो टैक्स लगाया गया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी लगाया गया, आपका पर्पस क्या है? अगर पैसा कमाना, थोड़ा सा पैसे कमाना है या पैसे आना है, तो अगर आपने पैसे हाँ। कमाने के इसमें गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो वो आपका नुकसान हो गया कि वो निकलने लगा। देखिए क्या होता है, उसको डबल टैक्स पड़ जाता है, जो है एफ को, वो यहाँ टैक्स देता है, वहां भी टैक्स देता है। उसका भाई एक वन टैक्स होता है ना, कि यहाँ भी दीजिए वहां भी दीजिए, तो डबल टैक्स पड़ गया। दूसरी बात क्या होगा कि रुपया फिसलता चला गया आपका, जो है अगर आप देखें कि $85 पे था और अभी 96 पे है, तो $10-12 तो यूं ही फिसक गया। तो $10-12 तो उसको नुकसान हुआ। अगर एक एवरेज मान लीजिए इंडिया के मार्केट से वो लोग टारगेट लेकर चलता है कि हम डॉलर का सब कुछ करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद 8 से 10% कमा के जाएंगे, तो आप 8 से 8% के आसपास रखें, डॉलर गिर गया 12% के आसपास, तो आपने जो कैलकुलेशन कर रखा था 1-2% का, तो वो डेंट कर दिया आपको। प्लस जो है दूसरी बात हो गई कि आपको टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये सब मिलाकर तो फिर आपको लगने लगा कि जो बॉन्ड यील्ड जो आपको 5% दे रहा है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और वो खिसकेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। तो ये इस कारण से वो निकला। अब गवर्नमेंट को यहाँ देखिए, इसमें क्या हो गया थी, यहाँ चिंता की बात ये हो गई थी कि एफआई जिस तरीके से बेच रहा है, धड़ाधड़ बेच रहा है, 2-2.5 लाख करोड़ का बेच चुका है इस समय, पिछले साल 3 लाख करोड़ का बेचा था, तो ये तेजी से बेचता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जो SIP आ रहा है, तमाम चीज आ रहा है, वो पैसे आ रहा है, तो फ्लो अब आ रहा है 30 करोड़ का, जो है वो आ रहा है, मतलब 30,000 करोड़ के आसपास का फ्लो है जो म्यूचुअल फंड में। हाँ। और एफआई और डीआई सब जो मिल के खरीद रहे हैं 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ का, तो गैप 40,000 करोड़ का है। तो 40,000 करोड़ का गैप कौन सा है, कि आपके पास जो कैश कंपोनेंट जो कंपनी रखती है म्यूचुअल फंड, वो है। तो 5%, 4%, 3% ऐसे कैश कंपोनेंट रखती है। तो वो कैश कंपोनेंट जो 2 लाख करोड़ था, वो घसकता हुआ जो है 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया।
और जिस तरीके से एफआई अभी बेच रहा है और इसी तरीके से वो बेचता रहा, रुपया कमजोर होता गया, तो जो डीआईस का जो पैसा है हाँ। एफआई म्यूचुअल फंड का, वो खिसकता हुआ चला जाएगा। हम्म। तो वो खिसकता हुआ चला जाएगा, प्लस लोगों का धैर्य टूटेगा कि हम 2 साल से पैसा दे रहे हैं और हाँ। हमें रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। हमें तो बैंक से रिटर्न मिल रहा है 6%, 7%। तो वो क्या करेगा, या बॉन्ड दे रहा है, हमें प्राइवेट बॉन्ड दे रहा है पैसा ज्यादा, तो हम शेयर बाजार में लगा के, म्यूचुअल फंड में लगा के, अगर आपको 5% प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों लगाए। तो वो जो हाथ खींचता, तो उससे क्या हो जाता कि हमारा शेयर बाजार धराशायी हो जाता, धड़ाम से गिर जाता। तो ये चीज अगर गवर्नमेंट भापी होगी तो जो है, अब पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज को भाप पाई होगी कि नहीं, हालांकि उसके अधिकारी सब भाप गए होंगे जो है, तो वो कदम जरूरी है इस समय टैक्स को कम देने का। तो ये मेरा मानना है। दूसरी बात क्या होता है कि आप ना उसको उससे जो आप जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कुछ रियायत देना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीजें होती है। देखिए क्या होता है कि आप पैसे लगाते हैं, आपका पैसा रिस्क पे भी रहता है ना। हाँ, आपने रिस्क प्रॉफिट हमारा, कमाया, ठीक कमाई है। में सरकार का हिस्सा, हाँ, बिल्कुल सही बात। आपने 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 प्रॉफिट कमाया, ठीक है। हाँ। आप लगा लिया, आपने उसमें लॉन्ग टर्म ले लिया, शॉर्ट टर्म ले लिया, जो भी है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ले लीजिए, लॉन्ग टर्म पैसा जो लगा, हाँ। शॉर्ट टर्म आप दीजिए टैक्स, हाँ। लॉन्ग टर्म को छोड़ दीजिए, हाँ। लॉन्ग टर्म को फ्री कर दीजिए। हम्म। उसे फ्री कर देंगे तो क्या होगा कि लोग जो है ना, वो भी पैसा रखेंगे, हाँ, बिल्कुल। लोग निकालेंगे। हम्म। लोग जो बेच देते हैं कि भैया हमें टैक्स नहीं लगेगा, हम पड़े रहने दो, तो हम्म। क्या होगा कि वो इकोनॉमी में वो पैसा आएगा हाँ, बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं। वो एक तो यहाँ का आएगा, हम्म। दूसरा विदेश का भी आएगा, हम्म। दोनों पैसे आए। तो ये घूमकर जो है पैसा आपके सिस्टम में रहेगा। लेकिन इस फॉल्स के कारण जो है, चूंकि ध्यान रखिएगा शेयर बाजार में आपको नुकसान भी होता है। हाँ। कोई कोई बंधु तो हाँ। जीवन भर शेयर बाजार से माइनस में निकल जाते हैं। तो हाँ। इसलिए उसमें आप उसको इनकम टैक्स वाला 33% चीज, यहाँ पे वो चीज नहीं सोच सकते कि 33% लगा दो जी, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ तो फिर वापस करो 33%। हाँ, तो ये इसको गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, सुबह सुबह बातचीत की, तमाम चीजें आपने समझाई हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।